हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल वर्ल्ड। और आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का चैप्टर 15 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। ये प्रोसीजर सेक्शन 200 से लेके सेक्शन 203 के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शंस शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कंप्लेंट होता क्या है। तो मान लीजिए जो एग्रीव पार्टी है, मतलब जो कंप्लेंट करने जा रहा है, मान लीजिए आप ही हैं। आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने आपको मार दिया। अब आपके पास क्या रास्ते हैं? आपके पास के बाद दो कोर्स खुल जाते हैं कि आप इन दो जगह पे जाके अपनी बात बता सकते हैं। सबसे पहला होता है या तो पुलिस के पास जाके एफआईआर लिखवा सकते हैं, या फिर दूसरा आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसने मुझे मारा है या कोई दूसरा क्रिमिनल फोर्स मेरे ऊपर किया है। अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो उसे एफआईआर कहते हैं, लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो उसे कंप्लेंट कहते हैं। और ये जो वर्ड है कंप्लेंट, ये सीआरपीसी सेक्शन 2D के अंदर डिफाइंड है, जो कि कहता है कि कंप्लेंट एक तरह का एलिगेशन है, मतलब एक तरह का इल्ज़ाम होता है कि आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भले ही वो ओरली हो या रिटर्न में हो। वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, किसी ऐसी व्यक्ति के भी अगेंस्ट हो सकता है जिसको आप जानते हो, और ऐसे के भी अगेंस्ट हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हो। लेकिन इसमें पुलिस पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए आप पहले पुलिस के पास चले गए, अपनी कंप्लेंट लेके आपने वहाँ एफआईआर लिखवा दी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो केस है, जो आप लेकर आए हैं, ये तो कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें एफआईआर नहीं लिखवाई जा सकती। दो होते हैं, एक कॉग्निजेबल एक नॉन कॉग्निजेबल। तो ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो इस केस को लेके सीधा मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे उसकी जो रिपोर्ट फाइल होगी, जो उसने रिपोर्ट तैयार करी है, वो कंप्लेंट बन जाएगी और वो खुद बन जाएगा कंप्लेनेंट। और वहीं अगर आप खुद उस कंप्लेंट को लेके जाते हैं तो आपकी कंप्लेंट कंप्लेंट कहलाएगी और आप कहलाएंगे कंप्लेनेंट। वो कंप्लेंट रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। और वो कंप्लेंट आपकी जगह कोई और भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही कंप्लेंट करें। आपके बिहाफ पे कोई और जाके भी कंप्लेंट कर सकता है। तो ये था कंप्लेंट का मतलब। अब हम देखते हैं कि पहला सेक्शन, सेक्शन 200 क्या कहता है। सेक्शन 200 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। सबसे पहले तो कंप्लेनेंट कौन होता है ये जान लेते हैं। कंप्लेनेंट वो होता है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन हुआ है, मतलब जिसने जिसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो मजिस्ट्रेट के पास गया है अपनी कंप्लेंट लेकर, वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ये दिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मजिस्ट्रेट के पास गया है अपनी कंप्लेंट लेके। व्यक्ति ने उसे मारने की कोशिश करी है, या उस पर गन गोली चलाई है, या कोई और क्रिमिनल फोर्स क्रिमिनल एक्शन उसके अगेंस्ट किया है। अब भाई इस समय मजिस्ट्रेट को तो कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है मजिस्ट्रेट, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो ऐसे किसी के खिलाफ समन या वारंट नहीं भेज सकता है। अब पुलिस के पास गए होते पहले एफआईआर लेके, तो पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पता चल जाता कि क्या हुआ है, क्या इन दोनों के बीच क्या हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ। मगर मजिस्ट्रेट को अभी कुछ भी नहीं पता है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। इसलिए मजिस्ट्रेट अभी उस सामने वाला आदमी को नहीं बुलाएगा। क्या पता वो सामने वाला आदमी कोई बड़ा ऑफिशियल हो, वो उससे हम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बीच में बुला रहे हैं, इसमें उसकी लिबर्टी भी हर्ट होती है। तो अभी मजिस्ट्रेट पहले उस व्यक्ति को बुलाने की जगह पहले जो ये कंप्लेंट लेके आया है कंप्लेनेंट, उसको एग्जामिन करता है, उसके विटनेस को एग्जामिन करता है और उसका बैकग्राउंड देखता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और कंप्लेनेंट को वो ओथ के बेसिस पर एग्जामिन करता है, और साथ में जो गवाह होते हैं, जो विटनेस होता है, उन्हें भी ओथ के बेस पे वो एग्जामिन करता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पूरे आपके आपके बताए हर एक चीज़ को, पूरे इंसिडेंट्स को, आपके गवाहों ने जो गवाही दी है उस सबको एक उसको सबको नोट करेगा। उसमें आपके यानी एक कंप्लेनेंट के साइन लेगा, गवाहों के साइन लेगा और खुद साइन करेगा। इसमें एक चीज़ जो है मेन, कि अभी तक केस चालू नहीं हुआ, अभी तक ट्रायल जो है वो चालू नहीं हुआ है। इसलिए जो कंप्लेंट लेके आया है या जो सामने वाली पार्टी है, उस एक्यूज या फिर इस प्रोसीजर को ट्रायल नहीं करेंगे। इस इस चीज़ का एक्सेप्शन भी है कि मान लीजिए अगर किसी नॉर्मल कंप्लेनेंट की जगह कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो कंप्लेनेंट बन के आया है, वो कंप्लेन कर रहा है, या फिर कोई कोर्ट कंप्लेन कर रहा है, या फिर इसमें एक प्रोविज़न और है कि कोई कोर्ट कोई केस ट्रांसफ़र कर रहा है हायर कोर्ट को या दूसरी कोर्ट को, तब उसमें उन सब का एग्ज़ामिनेशन नहीं किया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट का, कोर्ट का, उस केस का एग्ज़ामिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा
अगर किसी कोर्ट ने वो केस भेजा है कि वो केस ऑलरेडी एग्जामिन है, उसके सारे जितने भी विटनेसेस हैं और जो भी कंप्लेनेंट हैं वो पहले से एग्जामिन किए जा चुके हैं। क्योंकि अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा एक बार एग्जामिन हो चुके हैं तो फिर से उसे एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक चीज़ और कहता है सेक्शन के, जैसे कि पुलिस ऑफिसर भी एक पब्लिक सर्वेंट ही है, तो अगर वो कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उस कंप्लेंट को भी फिर से एग्जामिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि वो जो कंप्लेंट है जो वो लेके आया है वो पहले से एग्जामिन करी हुई है। पुलिस ऑफिसर को भी एक पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 200। अब हम देखते हैं सेक्शन 201, जो कि कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मतलब मान लीजिए आप किसी मजिस्ट्रेट के पास अपना केस लेके गए हैं और वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो जो केस है उसका जो मैटर है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, उसके पास उस केस के ऊपर डिसीजन सुनाने का या ट्रायल करने का पावर नहीं है। तो अगर आप वो रिटर्न में लेके आए हैं तो वो आपको वो कंप्लेंट वापस कर देगा और उसके ऊपर लिख देगा कि आपको इस कोर्ट पे इसको लेके जाना है, और वो इस कोर्ट में जो उसकी हायर कोर्ट होगी जो उसको देखने के लिए कॉम्पिटेंट होगी उस कोर्ट में इस केस को ट्रांसफ़र कर रहा है। और अगर आप रिटर्न में उस कंप्लेंट को नहीं लेके गए, आप ओरली ही लेके गए, तो वो आपको वैसे ही बता देगा कि आप ये कंप्लेंट इस कोर्ट में नहीं चलेगी, क्योंकि वो कंप्लेंट उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं है, आप इसे इस कोर्ट में लेकर जाएं। सेक्शन 201 बस इतना ही कहता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 202, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। अब सेक्शन 202 क्या कहता है ये देखते हैं। मान लीजिए आप गए मजिस्ट्रेट के पास अपना कंप्लेंट लेके, मजिस्ट्रेट ने आपको एग्जामिन किया, आपका कंप्लेंट लिया, आपको एग्जामिन किया, आपके विटनेसेस को एग्जामिन किया, लेकिन पूरा केस समझने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप जो कंप्लेंट लेके आए हैं वो इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसे कुछ डाउट लगता है कि इतना स्ट्रांग केस नहीं है कि हम सामने वाले को समन या वारंट करके बुलाएं। क्योंकि मजिस्ट्रेट को भी इसमें डाउट लगता है कि इतना कोई स्ट्रांग रीज़न बन नहीं रहा है हमारे पास कि हम सामने वाले को बुला लें और उसकी लिबर्टी को हर्ट करते, क्योंकि अगर ऐसा हम किसी को बुला लेते हैं बिना किसी स्ट्रांग रीज़न के, उसे अगर समन भी भेज के बुला लेते हैं तो हम उसकी लिबर्टी को हर्ट कर सकते हैं। तो अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट जो इशू ऑफ प्रोसेस होता है उसे पोस्टपोन कर देता है थोड़े टाइम के लिए, कि अभी हम समन या वारंट नहीं करेंगे, जो कि सेक्शन 204 में दिया है, जैसे इशू ऑफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यही एक कारण नहीं है कि वो उस केस को या उस प्रोसेस को रोक दे, कई और भी कारण जो कि सेक्शन में दिया है जिस वजह से मजिस्ट्रेट उस इशू ऑफ प्रोसेस को रोक सकता है। सबसे पहला ये है कि मान लीजिए जो पार्टी है वो उसके जुरिसडिक्शन के बाहर रहती है, तो अब कोर्ट जो है वो खुद एग्जामिन करेगी, देखेगी कि पहले ये जो केस है ये सही में ऐसा कोई केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर वो किसी और को बोलेगी, किसी ऑफिसर को बोलेगी कि तुम जाओ जाके एग्जामिन करो और पता करो कि सच में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है कि नहीं। लेकिन अभी ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसे हम ट्रायल नहीं कहेंगे, इसे अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो अक्यूज़ जो है वो आए ही नहीं है, उसे अभी तक समन या वारंट भेजा ही नहीं गया है। ये पूरा प्रोसेस को अभी ट्रायल नहीं कहेंगे, ट्रायल करना सही नहीं है। और ना अभी हम अक्यूज़ड को अक्यूज़ड कहेंगे और ना प्लेंटिफ को प्लेंटिफ कहेंगे। अभी ये दोनों केवल दो पार्टीज़ हैं, इसमें से एक अभी कंप्लेंट लेके आई है और दूसरी तो अभी तक केस में इन्वॉल्व भी नहीं हुई है, उसे अभी तक शायद ये पता भी नहीं है कि उसके खिलाफ़ कोई केस लगा है। ये दोनों पार्टीज़ एक ट्रायल की तब बनेंगी जब सेक्शन 204 में प्रोसेस इशू किया जाएगा, जब एक्यूज़ड के खिलाफ़ वारंट या समन भेजकर उसे बुलाया जाएगा, तब ये ट्रायल चालू होगा, तब इस चीज़ को ट्रायल कहा जाएगा। अब इसका एक बहुत फेमस केस है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस। ये 1963 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या जो केस लगा है, क्या जो कंप्लेंट आई है, उसमें जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसमें जो इल्ज़ाम लग रहा है, क्या उसको सपोर्ट करने के लिए एक कोई एविडेंस ऐसा है जो कि उसको सपोर्ट करे, जो कि ये कहे कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है, या स्ट्रॉन्ग बेसिस पे बताए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। जब तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग विटनेस नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, और तब तक प्रोसेस इशू नहीं करी जाएगी। मजिस्ट्रेट को प्रोसेस इशू करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, एक रीज़न टू बिलीव चाहिए कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है,
एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास ये शो करने के लिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और तभी जब मजिस्ट्रेट इस बात को कंफर्म कर लेगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है, तभी वो प्रोसेस इशू करेगा, तभी वो उस दूसरे व्यक्ति को, अक्यूज्ड को, समन या वारंट इशू करके बुलाएगा। और इसमें एक चीज़ और दी गई है कि मान लीजिए जब ये कंप्लेंट लगा है, तब अगर सामने वाली जो पार्टी है, जो अक्यूज़ होने वाली है, अगर उससे ये बात पता चल जाती है ऐसा कोई केस लगा है, और वो आके कोर्ट को बताए कि मुझे मेरे मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा वो नहीं कर सकता। उसके पास ऐसा राइट टू बी हर्ड का राइट नहीं है। वो आके ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक वो उस फ्रेम में आए ही नहीं है। अभी तक तो केवल एक ही पार्ट चल रहा है कंप्लेन का, जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो केवल कंप्लेनेंट को ही एग्जामिन कर रहा है, अभी दूसरे पार्ट की तरफ तो गए नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ प्रोसेस इशू हो जाता है, तब उसको ये राइट मिल जाता है कि वो अपना डिफेंस कर सके और ये कह सके कि मैंने ऐसा नहीं किया या सामने वाला झूठ बोल रहा है। इसमें एक केस और था, डॉक्टर एस खन्ना, चीफ सेक्रेटरी पटना का, 1983 का, जिसमें वही बात कही गई थी कि ये जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस इशू होने के पहले का ये जो पूरा प्रोसीजर होगा, इसे ट्रायल नहीं कहा जाएगा। अब सेक्शन 202 के सब सेक्शन 2 में एक पॉइंट और है जो कि कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट इज़ अपीयर्स to magistrate that the offence complaint of is tribal exclusively by the court of session, he shall call upon the complaint to procedure all his witness and examine them on oath. ये कहता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आदेश नहीं करेगा अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो केस आया है ये सेशन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, मतलब ये सेशन कोर्ट का केस है, ये उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है केस, ये केस जो है ये सेशन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर नहीं देगा। He shall call upon the complainant or to produce all his witness and examine them on oath. जब मजिस्ट्रेट को ये पता चल जाता है कि जो ये केस आया है ये सेशन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, मतलब ये जो केस है वो मजिस्ट्रेट उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, ये केस सेशन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तब जो मजिस्ट्रेट है वो उस कंप्लेनेंट को उसके सारे विटनेसेस के साथ बुलाएगा और उन सारे विटनेसेस को ओथ के बेस पे एग्जामिन कर लेगा, और उसके बाद वही ओथ जो एग्जामिनेशन किया है उस एग्जामिनेशन के साथ, उस कंप्लेंट के साथ उसे रेफ़र कर देगा सेशन कोर्ट में। तब सेशन कोर्ट भी फिर से उसे एग्जामिन नहीं करेगी, वो देख लेगी क्योंकि कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो एग्जामिन हो चुका है। ये प्रोविज़न हमने इसके पहले ही पढ़ा था सेक्शन 201 में, जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉग्निजेंस के लिए, तो ये प्रोविज़न इसी पार्ट पे अप्लाई हो रहा है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ओथ के बेसिस पे सारा एग्जामिनेशन कर लेगा, और उसके बाद उस ओथ जो भी एग्जामिनेशन उसने किया है वो, और जो पार्टी है जो कि कंप्लेनेंट है, उसे उसके विटनेसेस के साथ वहाँ रेफ़र कर देगा कि ये सेशन कोर्ट का केस है, ये आप देखें। और ये जो एग्ज़ामिन करने की इसमें जो बात है ये इसलिए है कि एग्ज़ामिन करते वक्त जो अक्यूज़ होगा उसे बात पता चल जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा केस मेरे खिलाफ़ लगा है, तो अक्यूज़ को भी पता चल जाएगी कि किस बेसिस पे उसके खिलाफ़ केस लगा है, ताकि सेशन कोर्ट में जाके ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसे पता ही नहीं है कि किस बेसिस पे मेरे ऊपर केस लगाया गया है। ये केवल एक इन्फॉर्मेशन अक्यूज़ तक पहुँचाने के लिए कि हाँ उसके खिलाफ़ केस लगा है, और एक बेसिक इंक्वायरी करने के लिए, एक बेसिक एग्ज़ामिनेशन करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके बाद जो अक्यूज़ होगा उसको सब पता चल जाएगा कि ये मामला है, क्यों, ताकि उसे सब पता रहे कि मेरे खिलाफ़ केस लगा है, और जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो कंप्लेंट के ऊपर लिख देगा कि ये केस है, ऐसा ऐसा हुआ है इन दोनों के बीच में, हमने एग्ज़ामिनेशन में ये सब निकाला है। और वो जो एग्ज़ामिनेशन होगा सेशन कोर्ट में उसी बेसिस पे सारा केस चलेगा। ऐसा नहीं कि जब सेशन कोर्ट पहुँचे तो जो कंप्लेनेंट था उसने आधी चीज़ें बदल ही दी, उसने यहाँ कुछ और बोला था और वहाँ जाके कुछ और बोल दिया, तो वहाँ का जो जज होगा वो उसके बेसिस पे ही सामने वाले को एग्जामिन करेगा, पूरा ट्रायल चलाएगा कि क्या क्या हुआ था और उधर उनने क्या एग्जामिनेशन किया और यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, वो दोनों को मैच करेगा। अगर पहले कुछ और एग्जामिनेशन के वक्त जो मजिस्ट्रेट ने किया था तब कुछ और आ रहा था और यहाँ कुछ और आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए पहले एग्जामिनेशन कर लिया जाता है। और ये जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 का, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसे मजिस्ट्रेट को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे ऐसा एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा ओथ के बेसिस पे उन विटनेसेस और कंप्लेनेंट का, वरना जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा।
अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन 203, जो कहता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ये बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट आई है, जैसे कि 202 में हमने पढ़ा है कि पोस्टपोनेंट कब होता है, कि जब जज मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाले के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, अभी उसको कोई हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला है कि हम प्रोसेस इशू करें। तो सेक्शन 203 में अगर मान लीजिए उन्हें कोई स्पेसिफिक रीज़न मिलता ही नहीं है, उस केस में कोई ऐसा कोई विटनेस या ऐसा कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है जिससे ये बात प्रूफ हो कि हाँ ऐसा कोई केस बन रहा है, सामने वाले को सामान्य वारंट भेजना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो वो सेक्शन 203 के अंदर उस केस को डिसमिस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 15, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 200 से लेकर सेक्शन 203 तक के सारे प्रोविजंस। थैंक यू।